नमस्कार दोस्तों, सूरज स्टडी बुक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं प्रखर तिवारी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आज इकोनॉमिक की सीरीज़ का क्लास 2 लेकर आपके सामने आए हैं, जिसमें हम आज इकोनॉमिक के बेसिक कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। इसमें हम अभी आगे देखेंगे आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसके अलावा वस्तु और वस्तु के जो टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के वस्तु होते हैं इकोनॉमी की भाषा में, उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, मतलब वर्ल्ड बैंक के अनुसार कितने प्रकार की इकोनॉमी होते हैं और उनके क्या क्या डेफिनेशन है, उसको देखेंगे। कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पूंजी उत्पादन अनुपात, जिसको कैपिटल आउटपुट रेशियो बोलते हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे। इंक्रीमेंटल कैपिटल रेशियो के बारे में चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इन सब के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का सेशन चालू कर रहे हैं। पहला हम बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़, दो चीज़ें होती है, उसको समझ लेना चाहिए। एक होता है कॉस्ट प्राइस और एक होता है मार्केट प्राइस। एक होता है कॉस्ट प्राइस और एक होता है मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसको बोलेंगे? जिसको लागत मूल्य बोलते हैं अपन, मतलब कुल लागत किसी वस्तु के निर्माण में, वस्तु के वस्तु के वस्तु के निर्माण में जो कुल लागत आती है, कुल लागत आती है, उसी को हम लागत मूल्य बोलते हैं। अब लागत कैसे आएगी, किन किन कारों से आएगी? देखो, कुछ वस्तु का निर्माण कर रहे हैं तो एक फैक्ट्री सेट किया गया होगा, ठीक है। एक फैक्ट्री सेट किया होगा, कारखाना बनाया गया होगा, उसका एक चार्ज होगा, ठीक है। मशीन लगाया होगा, मशीन का चार्ज होगा, ठीक है। व्यक्ति लगाया होगा, मजदूरी का चार्ज होगा, काम कर रहे होंगे, ठीक है। फैक्ट्री में किराया दे रहे होंगे तो भूमि का चार्ज होगा, ठीक है। तो ये सब कुल मिला के, उसके अलावा कच्चा माल का चार्ज होगा, कच्चा माल ऐसे इतने मिल जाएगा। कुछ भी आप वस्तु बना रहे हैं तो उसके लिए कच्चा माल लगेगा। तो ये सब जो कॉस्ट है, इन सब का जो टोटल कॉस्ट होगा, उसको मिलाकर निकलता है क्या? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो वस्तु का जो निर्माण में जो कुल लागत लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। मतलब किसी कच्चे माल को हम खरीदेंगे, मान लो एग्जांपल ले लीजिए आप, मान लो दूध है, ठीक है। दूध से हमको एक कंपनी है जो दूध से क्या करती है? बटर बनाती है और भी डेयरी आइटम्स बनाती हैं, ठीक है। तो दूध इनके लिए क्या हो गया? कच्चा माल हो गया। अब इस कच्चा माल के लिए एक फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री में जो मशीन लगाया होगा उसका एक लागत होगा, उसका एक कॉस्ट होगा, ठीक है। फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे मजदूर, उसका एक मजदूरी का एक लागत होगा, ठीक है। और फिनिश्ड गुड, उसके बाद जब फिनिश्ड गुड बन के तैयार होगा, तब तक उस पर जितने तरह के भी कॉस्ट जुड़ेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो ये दूध से बटर बनने में, मान के चलो, दूध से बटर बनने में अगर मान लो 30 रुपये खर्चा आया है, तो वो 30 रुपये क्या हो जाएगा? उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अब मार्केट प्राइस क्या होता है? देखो, मार्केट प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस में जब हम क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस में जब हम सब्सिडीज़ को माइनस करते हैं, सब सब्सिडीज़ को क्या करते हैं? माइनस करते हैं, और जो टैक्सेस हैं इसको जोड़ते हैं, तो जो प्राइस निकल के आता है उसी को क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस बोलते हैं, मार्केट प्राइस, ठीक है। तो जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब जितने जितने रुपए में वस्तु तैयार हुआ है, उसमें गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज़ दे रही होगी, कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही होगी, उसको माइनस कर दीजिए। और गवर्नमेंट कुछ टैक्स भी वसूल रही होगी, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कुछ टैक्स भी वसूल रही होगी, उसको ऐड कर देंगे, तो जो प्राइस निकल के आएगा उसको क्या बोलेंगे? मार्केट प्राइस बोलेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, मार्केट प्राइस हमेशा हायर होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से। क्यों? क्योंकि इसमें ये चीज़ तो जुड़ा है। उसके अलावा क्या है कि जो कोई फैक्ट्री का मालिक है, वो भी कमाने के लिए ही तो उत्पाद बना रहा होगा ना, तो उसमें उसका कमाई भी जुड़ा होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस के अलावा उसमें कुछ प्रॉफिट भी शेयर हो करेगा, तो इसीलिए मार्केट प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है। क्लियर है? सब्सिडीज़ किसको बोलते हैं? तो जो भी गवर्नमेंट क्या होती है, कुछ सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे फिर कई बार रेंट वाली जो भूमि होती है उसको गवर्नमेंट फ्री में दे देती है, ठीक है। फैक्ट्री सेट करने के लिए, अगर वो पब्लिक के इंटरेस्ट का मुद्दा है, अगर वो समाज के लिए कल्याणकारी कोई प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए सब्सिडीज़ देती है गवर्नमेंट, तो उसको भी माइनस कर दीजिए, और उस टैक्सेस को ऐड करने के बाद जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? मार्केट प्राइस बोलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों कंसेप्ट समझ आया आपको? कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं और मार्केट प्राइस किसको बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस को हम फैक्टर से समझेंगे, जो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं वो आगे है, इसलिए मैं यहाँ पर अच्छे से नहीं बताया उसको। कॉस्ट मतलब टोटल जो कॉस्ट आता है उसको आप समझिए, चलिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, सॉरी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं है ये, हाँ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। सॉरी, इकोनॉमी नहीं है, इनकम है, ठीक है। आय का चक्रीय प्रवाह जिसको बोलते हैं, आय का चक्रीय प्रवाह। देखिए, अब आय का चक्रीय प्रवाह समझने के लिए आपको समझना होगा कि हमारी इकोनॉमी में 3 कंपोनेंट काम करते हैं। एक है गवर्नमेंट, सबसे बड़ा कंपोनेंट। एक है हाउस होल्ड या परिवार जिसको बोलते हैं, ठीक है। और एक है निजी फर्म,
निजी फर्म मतलब कोई भी कंपनी, फैक्ट्री का जो भी मालिक है। तो ये 3 कंपोनेंट काम करते हैं हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। हमारी इकोनॉमी या किसी भी इकोनॉमी 3 महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं। तो देखिए सरकार जैसे सबसे हम यहाँ से पकड़ते हैं हाउस होल्ड से। जैसे हमारा एक परिवार है, हमारा परिवार क्या करता है, मतलब कुछ भी खरीदता है या कुछ भी कमाता है, जैसे इनकम जनरेट करते हैं हम किसी भी तरीके से, तो हम गवर्नमेंट को क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। टैक्स देते हैं ना, गवर्नमेंट को क्या देते हैं, टैक्स देते हैं, जीएसटी के रूप में देते हैं, इनकम टैक्स के रूप में देते हैं। तो गवर्नमेंट को हम क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। बदले में गवर्नमेंट हमें क्या देता है, गवर्नमेंट हमें क्या देता है, जॉब देता है, ठीक है। जॉब देता है, तो जॉब के थ्रू मतलब सैलरीज मिलते हैं हमको। तो एक तरह से अब अभी जॉब कंसिडर कर लीजिए, जॉब में देता है, ठीक है। सब्सिडीज़ देता है, सब्सिडीज़ देता है, ठीक है, सब्सिडीज़ देता है। या और कुछ योजनाएं जो रहती है उसके माध्यम से क्या करता है, कुछ फ्रीबीज, ये वही सब्सिडीज़ हैं, इसी को फ्रीबीज भी बोलते हैं, ठीक है। फ्रीबीज वो देता है। अब देखो ये तो यहाँ से हमारा रिलेशन क्लियर हो गया। हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, बदले में गवर्नमेंट आपके सैलरीज के रूप में देती है, जॉब में के दौरान सैलरीज देती है, या सब्सिडीज़ देती है, या कुछ फ्रीबीज देती है, जैसे फ्री में राशन देती है, कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ का रिलेशन देखिए, परिवार और फर्म के बीच क्या रिलेशन है। हम परिवार के रूप में इसको क्या देते हैं, हम इसको भूमि देते हैं। भूमि किराया के लिए देते हैं ना, कोई भी फैक्ट्री, तब का तो उसी का भूमि नहीं होगा, भूमि किराया के रूप में देंगे। या इसको हम मजदूर देंगे, मतलब श्रम देंगे, लेबर फोर्स, क्या देंगे, लेबर फोर्स देंगे, ठीक है। बदले में फर्म हमें क्या देगी, ये भी क्या देगी, सैलरीज देगी, सैलरी देगी ना, सैलरीज देगी। और क्या दे सकती है, सैलरीज देगी, और पेंशन देगी, या पेंशन देगी, मतलब इकोनॉमिक जो भी सुविधाएं देगी, पैसा देगी, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये हमको देगी, ठीक है। अब ये जो है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इनको क्या देती है, गवर्नमेंट जो फर्म है उनको क्या देती है, तो गवर्नमेंट फर्म्स को क्या देती है, लोन देती है। सेटअप करने के लिए क्या देती है, पैसा देती है ना गवर्नमेंट, ठीक है। कुछ इनको भी क्या देती है, सब्सिडीज़ देती है। जैसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मान लो कि किसी क्षेत्र में अगर पानी की कमी है, तो वहाँ पानी प्योरीफाई करने वाली या पानी कुछ रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री होगी, उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडीज देके वहाँ पर लाएगी, मतलब एक तरह से पैसे के रूप में ही उसको कुछ प्रोवाइड कर रही है। बदले में ये इनको क्या देंगे, ये भी गवर्नमेंट को क्या देंगे, टैक्स देंगे, कॉरपोरेट टैक्स देंगे, प्रोडक्शन टैक्स देंगे, ठीक है, इनकम टैक्स देंगे, तरह तरह के टैक्स देंगे, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। मतलब पैसा जो है वो ये तीनों कंपोनेंट में अपने आप घूम रहा है, ठीक है, किसी एक के पास रुका नहीं है, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, ठीक है। हम परिवार के रूप में इससे पैसे में खरीदेंगे भी तो प्रोडक्ट भी हम परचेस करेंगे, तो भी पैसा का होगा, फर्म के पास जाएगा, ठीक है। फर्म को उससे इनकम होगा, वो इनकम टैक्स पटाएगा, गवर्नमेंट को देगा, गवर्नमेंट हमको गवर्नमेंट जॉब के थ्रू क्या देगी, सैलरीज देगी, तो फिर हमारे पास आएगा। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे यहाँ फर्म में, तो फर्म में हमें फिर यहाँ से पैसा मिलेगा। फिर हम यहाँ पर गवर्नमेंट को जब कमा लेंगे तो टैक्स देंगे। तो ऐसे करके पूरा क्या है, एक फ्लो बनता है, एक चक्रीय प्रवाह बनता है। इसी को क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ आया। 3 कंपोनेंट कौन कौन से महत्वपूर्ण, सरकार, परिवार और निजी हाउस होल्ड, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो गुड्स, इकोनॉमी में गुड्स किसको बोलते हैं और इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके बारे में समझने। तो पहले गुड्स किसको बोलते हैं, तो वह उत्पाद क्या हो, जो जिसका मौद्रिक मूल्य हो, मतलब मॉनेटरी टर्म उसको प्रेजेंट किया जा सके, मौद्रिक मूल्य हो, और ग्राही के लिए, मतलब जो उसको ग्रहण कर रहा है, जो उसको खरीद रहा है, ग्राही बोल दें या क्रेता बोल दें, ठीक है। क्या बोल दें, क्रेता बोल दें, ग्राही बोल दें, उसके लिए क्या हो, संतुष्टि का कारक हो, संतुष्टि का कारक हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे, ठीक है। मतलब जैसे कोई भी चीज़ को हम गुड्स कब बोलेंगे, चाहे वो स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, याद रखना, स्थायी या अस्थायी रूप में हो। मतलब कोई भी स्थायी या अस्थायी उत्पाद, कोई भी स्थायी या अस्थायी उत्पाद जिसका क्या हो, मौद्रिक मूल्य हो, और ग्राही या क्रेता के लिए क्या हो, संतुष्टि का एक कारक हो। जैसे एक वस्तु मान लो मैं लिया वॉशिंग मशीन, ये मान लो एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन क्या है, एक स्थायी वस्तु हो गया, स्थायी गुड्स हो गया,
इससे क्या हुआ, इसका एक मौद्रिक मूल्य है, मतलब ये मान के चलो 10,000 रुपये में आया तो इसका एक मौद्रिक मूल्य हो गया, ठीक है। उसके अलावा ये संतुष्टि का कारक, मतलब इससे मेरे कपड़े वपड़े धुल जा रहे हैं, मेरा जीवन थोड़ा आसान हो गया है, तो ये संतुष्टि भी मिल रहा है मेरे को, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से आप अगर टेम्परेरी में देखें तो मान लो टेम्परेरी के लिए आप समझ लीजिए, टेम्परेरी के लिए अपन देख सकते हैं, जैसे चाय, मान लो चाय को भी एक तरह से गुड्स कंसिडर कर सकते हैं आप टेम्परेरी ग्रुप में। 10 रुपये में चाय मिलता है बाहर में, ठीक है। इस चाय को पीने के बाद आपको संतुष्टि मिलता है, तो इसका मौद्रिक मूल्य भी हो गया और ये संतुष्टि भी दे रहा है। तो कोई भी चीज़, वस्तु, उत्पाद, कोई भी, चाहे द्रव हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, वो अगर संतुष्टि दे रहा है और उसका एक मौद्रिक मूल्य है तो वो गुड्स होता है, ठीक है। चलो अब टाइप ऑफ गुड्स के बारे में देखो। टाइप ऑफ गुड्स में सबसे पहले प्रक्रिया के आधार पर, मतलब जो प्रोसीजर बनता है, जो जिस तरह से गुड्स बनते हैं उसके प्रोसीजर के आधार पर दो तरह से इसको अलग कर सकते हैं। पहला है इंटरमीडिएट गुड्स, दूसरा है फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट मतलब जो कच्चा माल होता है, जो भी क्या है, बनने के फेज़ में होता है, जो स्टार्टिंग फेज़ में होता है, बनने के फेज़ में होता है, स्टार्टिंग फेज़ में होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती गुड्स, ठीक है। जैसे मान लो जो दूध है, इसको हम क्या बोल देंगे, मध्यवर्ती गुड, और जो ये लास्ट में क्या बन जाएगा, बटर बन जाएगा, तो इसको हम फाइनल गुड बोल देंगे, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, फाइनल गुड बोल देंगे। तो फाइनल गुड मतलब क्या होता है, जो अंतिम रूप से बेचने के लिए तैयार हो, जो अंतिम रूप से बेचने के लिए तैयार हो, उसे क्या बोलेंगे, फाइनल गुड्स बोलेंगे, ठीक है। मध्यवर्ती गुड्स किसको बोलेंगे, जो कच्चा माल होगा, जो किसी भी मतलब फैक्ट्री में जाएगा कच्चे माल के रूप में, उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। और जब वो अंतिम रूप से बन के मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल गुड बोलेंगे। जैसे एग्जांपल, इसको मान लो दूध, और इसका जब फाइनल बन जाएगा तो ये बटर हो जाएगा। क्लियर। चलो अन्य देखो और क्या टाइप्स हो सकते हैं। एक होता है इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स या निम्न वस्तुएं, निम्न मूल्य की वस्तुएं। इसमें क्या होता है कि जो भी जैसे ही इनकम बढ़ता है ना, आय बढ़ने के साथ इनका जो मांग है वो कम होने लगता है, इनका जो मांग है वो कम होने लगता है, ठीक है। मतलब ये चीप वस्तु होती हैं जो आदमी मजबूरी में यूज़ करता है, जो गरीबी में यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आपके लिए अभी ऑल्टो जो कार है, ठीक है, ऑल्टो जो कार है, ऐसे लिखते हैं ऑल्टो, जैसे भी लिखते हैं देख लेना आप, ऐसी तो लिखते हैं, ठीक है, ऑल्टो, ठीक है। ऑल्टो जैसे कि मान लो कार है, ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट जब आप गरीब हो, तो अभी आप इसका डिमांड हाई है क्योंकि अभी मैक्सिमम लोग गरीब पॉपुलेशन में है। अब यही मान लो आपका जो इनकम है वो 10 लाख रुपये पर मंथ हो गया, 10 लाख रुपये पर मंथ हो गया, तो अब आपको ऑल्टो का डिमांड नहीं रहेगा, अब आप फॉर्चूनर की ओर जाएंगे, ठीक है। अब किसके चाहेंगे, फॉर्चूनर की ओर जाएंगे, ठीक है, फॉर्चूनर की ओर जाएंगे। तो इसीलिए इसका वैल्यू बढ़ने लगेगा। तो जैसे जैसे आपका आय बढ़ेगा, ये जो इसका मांग है ये कम होने लगेगा, इसी को क्या बोलते हैं, इन्फीरियर गुड बोलते हैं, ठीक है। समझ गए एग्जाम्पल। चलो एक होता है वेबलिन गुड्स। वेबलिन गुड्स किसको बोलते हैं, ये विलासिता की वस्तुएं होती हैं, जैसे यहाँ लिखा भी है विलासी वस्तुएं, विलासिता मतलब ये इनका जब मांग बढ़ता है, या बोल सकते हैं इनका जब मूल्य बढ़ता है, इनका जब प्राइस बढ़ता है, तो इनका डिमांड भी क्या होता है, बढ़ता है, इसका डिमांड भी बढ़ता है। जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ेगा वैसे इसका डिमांड भी बढ़ेगा। उदाहरण के लिए जैसे रॉल्स रॉयस का जो कार होता है, रॉल्स रॉयस का जो कार होता है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप सोना भी एक का बोल सकते हैं, वेबलिन गुड में आता है, गोल्ड, ठीक है। इसके अलावा आप रोलेक्स का जो वॉच आता है उसको भी आप ले सकते हैं, वेबलिन गुड। इन लोगों का जैसे जैसे इनका प्राइस बढ़ता है ना, इनका डिमांड बढ़ता है, क्योंकि अमीरों में लेने की होड़ मच जाती है, तो ये विलासी वस्तु है, इसीलिए वेबलिन गुड्स हैं, ठीक है। वेबलिन गुड्स जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा इनके डिमांड में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। एक होता है गिफेन गुड्स, ठीक है, गिफेन गुड्स अनिवार्य वस्तुएं, ये भी मूल्य मतलब इसका उल्टा चलता है, ऐसा है, इसका जब डिमांड बढ़ता है, डिमांड जब बढ़ता है तो इसका प्राइस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये अनिवार्य चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो आप समझ जाओ टमाटर, आप देखोगे कई सीजन में टमाटर का भाव बहुत बढ़ जाता है, 80-80, 90-90, 100-100 रुपये किलो में बिकता है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि उस समय प्रोडक्शन कम होता है, डिमांड हाई होता है, तो जैसे डिमांड बढ़ता है ना तो इसका प्राइस भी बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ जाता है। एक तरह की अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, इसी को गिफेन गुड्स बोलते हैं, ठीक है। गिफेन गुड्स, इनका क्या होता है, सब्स्टिट्यूट नहीं होता, मतलब इनका कोई और विकल्प नहीं होता।
जब विकल्प होता ना तो आदमी दूसरी ओर चढ़ जाता। अब मान लो आपको टमाटर लेना ही पड़ेगा क्योंकि टमाटर बिना सब्जी नहीं बनेगा, तो टमाटर एक तरह का क्या है, हो गया गिवन गुड्स हो गया, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट मौजूद नहीं है, जिसका कोई विकल्प मौजूद नहीं है बाजार में। अगर इसका विकल्प रहता, जैसे कोई तेल है, मान लो कोई ऑयल है जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, अगर उसका प्राइस बढ़ता है तो आदमी क्या करता है, सब्स्टिट्यूट की ओर बढ़ जाता है, उसको सब्स्टिट्यूट करने को देखता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने लगता है। जैसे मान लो अगर मैं अगर ब्रांड का नाम लूँ, तो अगर कोई जैसे हमारे यहाँ मान लो अगर किंग्स का ले रहे हो, तो किंग्स का अगर तेल का प्राइस बहुत ज़्यादा है तो आदमी फिर एबिस की तरफ भाग जाएगा, उसका प्राइस कम होगा तो, ठीक है। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल है कि अगर जिसका सब्स्टिट्यूट मौजूद ना हो, अनिवार्य हो, तो उसका जैसे ही डिमांड बढ़ेगा ना, उसका प्राइस भी बढ़ ही जाता है। तो जैसे आप एग्जाम्पल टमाटर याद रखना तो आपको याद रहेगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमिक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। अब देखो वर्ल्ड बैंक जो है ना, वो शीर्ष संस्था है इकोनॉमी के क्षेत्र में, ठीक है, शीर्ष संस्था है, विश्व लेवल पर काम करती है। ये ना जीएनआई, जिसको ग्रॉस नेशनल इनकम बोलते हैं, जीएनआई जिसको ग्रॉस नेशनल इनकम बोलते हैं, उसके आधार पर इकोनॉमी को डिवाइड करता है चार भाग, चार कैटेगरीज में डिवाइड करता है। ग्रॉस नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, टोटल जो इनकम है, चाहे आप यहाँ रह कर कमा रहे हैं, मतलब कोई देश की सीमा के अंदर, तो अंदर या बाहर, ठीक है, आउटसाइड या इनसाइड, आउटसाइड या इनसाइड, आप जितना भी इनकम जनरेट कर रहे हैं अपॉन, उसको जब पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम आउटसाइड इंडिया, अगर कोई नेशनल मतलब कोई नागरिक यहाँ बाहर से रह रहा है, मतलब भारत में नागरिक है लेकिन बाहर रह रहा है, वहाँ से भी वो कोई इनकम जनरेट कर रहा होगा और यहाँ रहकर कोई इनकम जनरेट कर रहा होगा, तो दोनों का योग और पॉपुलेशन जो है उसको डिवाइड करने के बाद जो निकलता है उसको जीएनआई बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जीएनआई बोलते हैं। तो जीएनआई के आधार पर चार कैटेगरीज हैं, कौन कौन से है, पहला लो इनकम इकोनॉमी, एक लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी है, एक है अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी और एक है हाई इनकम इकोनॉमी, ठीक है, चार लेवल्स हैं। अब देखो यहाँ पास जो लो इनकम इकोनॉमी, देखो ये जो वर्ल्ड बैंक है ना, ये समय समय पर इसके बदलते रहता है, इसका जो मापक है उसको बदलते रहता है, क्योंकि समय के साथ लोगों के पास पैसा ज़्यादा आते रहता है, इन्फ्लेशन का भी प्रभाव रहता है, तो उसके आधार पर बदलता रहता है। अभी वर्तमान में जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 2025 के अंतिम में, तब ये उसका पैमाना है कि जी अगर डॉलर, ये डॉलर का साइन, ठीक है, अगर $1135 से कम वाला कोई व्यक्ति है, $1135 से कम वाला प्रति व्यक्ति जो है, मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम अगर किसी देश का 1135 से कम है तो उसको हम लो इनकम इकोनॉमी में रखते हैं। कोई देश का अगर जो ग्रॉस नेशनल इनकम है 1135 से कम है तो उसको क्या बोलेंगे, लो इनकम इकोनॉमी बोलेंगे। 1135 से लेके 4495 इतने तक है, मतलब डॉलर में है ना, याद रखना सब टर्म्स जो डॉलर में। तो 1135 से लेके 4435 तक का जो इकोनॉमी है उसको हम लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद है अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी। अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी में 4435 से 13,935 आ जाता है, 4495 से 13,935 आ जाता है, ठीक है। तो हमारा जो देश है ना, याद रखना, इंडिया जो है लोअर मिडिल इनकम में आता है, तो ये कई बार अगर पूछ लिया तो आप याद रखना कि इंडिया जो है वो इसमें आते हैं, ठीक है, सेकंड कैटेगरी में। और एक हाई इनकम इकोनॉमी है जो बहुत कम ही लोग, बहुत जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो आते हैं इसमें। 13,935 से अगर कोई ऊपर है, उससे अधिक है, तो वो किस में आएगा, हाई इनकम इकोनॉमी में आएगा, ठीक है। तो चार कैटेगरीज कौन कौन से, लो इनकम, हाई इनकम, लोअर मिडिल और अपर मिडिल। लोअर मिडिल, अपर मिडिल, लो इनकम, हाई इनकम, ये चार कैटेगरीज हैं। 1135 से कम रहेगा तो लोअर, 13,935 से ऊपर रहेगा तो हाई, उसके बाद 1135 से 4495 और 4495 से 13,935, ठीक है, समझ आ गया। चलो, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन किसको बोलते हैं, आपने एक बात सुना होगा, पैसा ही पैसे को खींचता है, पैसा ही क्या करता है, पैसे को खींचता है। तो कैपिटल फॉर्मेशन भी कैसे होगा, पैसा लगाओगे, पैसा जब लगेगा तभी तो पैसा क्या होगा, बनेगा, ठीक है। और पैसा लगेगा कब, जब आप, जो आपका इनकम है उसमें से कुछ सेविंग करोगे, उसमें से सेविंग करोगे, तो ये सेविंग्स जो है यही क्या करेगा, सेविंग आपके पास रहेगा, उसको आप क्या करोगे, आप या तो उसको मशीन लोगे फैक्ट्री सेट करने के लिए, ठीक है, फैक्ट्रीज लगाओगे, ठीक है, फैक्ट्रीज लगाओगे, या क्या करोगे, इसी सेविंग को आप क्या करोगे, बैंक में डिपॉजिट करोगे, बैंक उसको किसी बिजनेसमैन को क्या देगा, लोन देगा,
ये लोन लेकर क्या करेगा, मशीन लाएगा और फैक्ट्री सेट करेगा, फैक्ट्री लगाएगा, रोजगार देगा, फिर उसके बाद इनकम देगा। तो जो पैसा आप बैंक में दिए हो आपको वहाँ का सेविंग का पैसा मिलता ही रहेगा, बैंक को अपना प्रॉफिट मिल गया। तो कहीं ना कहीं जो एक पैसा है जो आपने इन्वेस्ट किया शुरुआती रूप से, या आपने सेविंग करके कहीं पर डाला, वो आपको फिर से क्या करने लगा, पैसा देने लगा, वो आपको तरह तरह से फिर क्या करने लगा, प्रॉफिट देने लगा। इसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब आपने सेविंग किया, अपने इनकम में से कुछ हिस्सा बचाया, उसको कहीं अच्छे जगह इन्वेस्ट किया, उसने अच्छा परफॉर्म किया और उसका भी आपको क्या मिलने लगा, प्रॉफिट मिलने लगा। तो इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस ये हम देख चुके हैं। फैक्टर कॉस्ट किसको बोलते हैं, जो जितने फैक्टर होते हैं और उसके आधार पर जो कॉस्ट होता है उसको, और एक होता है मार्केट प्राइस। देखो फैक्टर कॉस्ट या कॉस्ट प्राइस जिसको हम बोले थे, फैक्टर कॉस्ट या कॉस्ट मार्केट प्राइस एक ही बात है। देखो फैक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं, इसको आप समझ लो तब आपको ये समझना आसान हो जाएगा। फैक्टर ऑफ इकोनॉमी कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला भूमि, कहीं फैक्ट्री सीट करोगे तो किसी लैंड को तो किराए में लोगे ना या खरीदोगे, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या लगेगा आपको, भूमि में काम करने के लिए क्या लगेगा, मजदूर लगेगा, लेबर फोर्स लगेगा। ठीक है, उसके अलावा क्या लगेगा, पूंजी लगेगा, पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से लाओगे जी। ठीक है, तो कैपिटल लगेगा। उसके अलावा उद्यमी, जिसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है, उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। तो ये 4 इकोनॉमी के क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। और इन जो फैक्टर्स का जो टोटल खर्चा आता है उसी को क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। इन चारों का जो खर्चा आता है उसी को क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। तो जो हमने स्टार्टिंग में फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस देखा था ना, वो यही का कंसेप्ट है कि जो 4 चीज़ हैं, जैसे मान लो कोई आप भूमि लेंगे तो भूमि का क्या होगा, रेंट देना पड़ेगा, या अगर आपने ख़रीदा होगा तो उसका बहुत सारे टैक्सेस, भूमि पर भी टैक्सेस लगते हैं, गवर्नमेंट टैक्स लेती है ना रजिस्ट्री के टाइम में, तो टैक्सेस हो गया। ठीक है, तो ये देना पड़ेगा। मजदूरी में आपको क्या देना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा, समय समय पर पेमेंट देना पड़ेगा, पेंशन देना पड़ेगा, और इस और बहुत सारे वो होते हैं जैसे फैसिलिटीज़, और बहुत सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, फैसिलिटीज़। ठीक है, तो ये सब हो गया। पूंजी, पूंजी आप लाएंगे, मान लो लोन लेकर आएंगे तो आपको लोन वापस करना है, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, उद्यमी है तो आप प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहे हैं, फोकट में तो यहाँ जन सेवा करने आए नहीं, आपको प्रॉफिट ही कमाना है किसी भी धंधे से, तो ये प्रॉफिट भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये सब जो फैक्टर जितने मिलेंगे और इनका जो कॉस्ट पड़ेगा किसी वस्तु को बनाने के लिए, वो सबको मिलाकर अब क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट, या इसी को कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस, या इसी को क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इकोनॉमी के कितने फैक्टर होते हैं, 4 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, 4 फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एक भूमि होता है, एक मजदूर होता है, ठीक है, लेबर फोर्स, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, कोई भी, या इन्वेस्टर आप इसको बोल सकते हैं, इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर, जो भी। तो ये चारों फैक्टर्स होते हैं, समझ आया। फैक्टर कॉस्ट किसको बोलेंगे, जो ये चारों फैक्टर मिला के जो कॉस्ट इनका पड़ता है, इनका जो कॉस्टिंग बढ़ता है, मूल कीमत, जो मूल लागत जो पड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। और मार्केट प्राइस में मैंने क्या बताया था, फैक्टर कॉस्ट के साथ जब आप क्या कर देते हैं, फैक्टर कॉस्ट के साथ आप क्या कर देते हैं, सब्सिडीज़ को माइनस कर देते हैं, सब्सिडीज़ को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और जो टैक्सेस हैं इसको प्लस कर देते हैं, तब आपका निकल के आता है क्या, मार्केट प्राइस। तब क्या निकल के आता है आपका, मार्केट प्राइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो और इंक्रीमेंटल कैपिटल रेशियो तक ही रखेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखो कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पूंजी निर्माण अनुपात बोल सकते हैं, या निर्गत अनुपात भी आपको कहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है, पूंजी निर्गत अनुपात ये देखने को मिलता है। तो इकाई वस्तु, इकाई मतलब यूनिट, इकाई वस्तु मतलब यूनिट प्रोडक्ट, यूनिट प्रोडक्ट के उत्पादन में, उत्पादन में जो लागत आता है उसका रेशियो, जो लागत आता है उसका जो अनुपात होता है उसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल आउटपुट रेशियो। उसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल आउटपुट रेशियो। मतलब मैंने 100 वस्तुएं बनाई, ठीक है, 100 वस्तुएं बनाई, सब में 10 रुपये का खर्चा आता है, मतलब एक वस्तु के पीछे 10 रुपये का खर्चा आता है, तो मेरा कैपिटल आउटपुट रेशियो कितना हो गया, 10 रुपये। ठीक है, कैपिटल आउटपुट रेशियो कितना हो गया, 10 रुपये। ठीक है,
समझ आया कैसे हुआ? 100 वस्तुएं मैंने टोटल बनाई, 100 वस्तुएं टोटल मैंने बनाई, एक को बनाने में 10 रुपये खर्चा आता है, तो मतलब एक को बनाने में 10 रुपये खर्चा आता है, तो ये कितना हो गया? 10 रुपये उसका क्या पड़ेगा? रेशियो पड़ेगा। अब इंक्रीमेंटल क्या हो गया? इंक्रीमेंटल मतलब वृद्धिमान बोलते हैं इसको, वृद्धिमान पूंजी निर्गमन अनुपात। ठीक है, इसमें क्या होता है? अतिरिक्त वस्तुओं के निर्माण में, अतिरिक्त वस्तु के निर्माण में जो लागत आता है उसका अनुपात, लागत का अनुपात, उसको क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब अतिरिक्त कैसे? अब मेरे को जब 100 बनाना था तो 10 रुपये खर्चा पड़ रहा था। ठीक है, जब मैंने 100 गुड्स बनाए थे एक साथ, तो मेरे को एक के पीछे 10 रुपये खर्चा पड़ रहा था पर। ठीक है, अब मेरे को 101वां बनाना है, मतलब केवल एक बनाना है। तो अब एक को जब मैं फैक्ट्री में डालूंगा तो एक के पीछे 10 रुपये खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि मैं फैक्ट्री को चालू करूंगा, फिर उसके लिए एक को बनाने के लिए क्या करूंगा? वर्कर लगाऊंगा। ठीक है, उसका अलग चार्जेस लगेगा। तो मान के चलो जब मैं 100 बना रहा था तो मेरे को एक को उस टाइम में एक के लिए पड़ रहा था 10 रुपये। अब मैं जब केवल एक बना रहा हूँ तो ये हो सकता है 15 रुपये पड़े। तो जो ये अकेला का एक जो आया ना खर्चा, इसको क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो मतलब अतिरिक्त मैंने कुछ बनाने का प्रयास किया तो उसमें जो मेरा खर्चा पड़ा उसको क्या बोलेंगे? इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, तो ये आज के टोटल जो कंसेप्ट हमने देखे, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि सेशन बड़ा हो जाएगा। देखो, मैंने बताया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसको बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस मतलब जो जितने भी कॉस्टिंग पड़ते हैं कोई वस्तु को बनाने के लिए, जितने भी फैक्टर पड़ते हैं, जैसे कौन कौन से फैक्टर हमने देखे? एक लैंड देखे हमने, एक लेबर देखा, ठीक है, एक कैपिटल देखा और एक एंटरप्रेन्योर देखा। ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर देखा। ये जो चारों फैक्टर्स हैं, इनके जो लागत है, इन कोई वस्तु को बनाने में इनकी कुछ लागत लगी होगी, तो वो कुल लागत से जो वस्तु का निर्माण हुआ है ना, उसी प्राइस को क्या बोलते हैं? कैपिटल प्राइस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई वस्तु 30 रुपये बन के तैयार हुई, ये सब का मिला के 30 रुपये उसका तैयार हुआ, तो ये 30 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इसी 30 रुपये में, 30 रुपये मान लो गवर्नमेंट 5 रुपये का सब्सिडी दी होगी, 5 रुपये का सब्सिडी दी होगी और 3 रुपये टैक्स ली होगी। ठीक है, तो 5 रुपये का सब्सिडी और 3 रुपये टैक्स ली होगी, मतलब ये वस्तु अब पड़ गया 28 रुपये। तो इसका जो मार्केट प्राइस है 28 पड़ा। ठीक है, अमूमन जो है मार्केट प्राइस ज़्यादा ही होता है क्योंकि टैक्स ज़्यादा लगता है। तो मान के चलो टैक्स अगर लगा है, इसको 6 कर लो। ठीक है, 6 कर लो, तो ये +1 हो गया, मतलब अब 31 रुपये पड़ा ये। तो अब इसका मार्केट प्राइस 31 रुपये है, बना है ये 30 रुपये में। ठीक, तो जब हम क्या करते हैं, सब्सिडीज़ को माइनस करते हैं और टैक्स को ऐड करते हैं तो मार्केट प्राइस आता है। ठीक है, चक्रीय प्रवाह हमने देखा, 3 फैक्टर होते हैं, कौन कौन से? गवर्नमेंट होता है, हाउस होल्ड होता है और एक प्राइवेट कंपनी होता है। तो कैसे कैसे इनके बीच आदान प्रदान होता है? टैक्सेस देते हैं एक दूसरे को, मतलब गवर्नमेंट को क्या देते हैं? दोनों, हाउस होल्ड भी और कंपनी भी क्या देते हैं? टैक्सेस देते हैं। ठीक है, उस बदले में क्या करती है गवर्नमेंट? सब्सिडीज़ देती है, लोन देती है, इनको भी क्या देती है? जॉब देती है, सैलरीज देती है, पेंशन्स देती है, तब गवर्नमेंट देती है। ठीक है, फिर क्या करते हैं हाउस होल्ड जो है, ये निजी फर्मों को भूमि देते हैं रेंट में, मजदूरी देते हैं, लेबर देते हैं, और क्या करते हैं वहाँ से प्रोडक्ट भी खरीदते हैं। हम कुछ कुछ खरीदते हैं ना कंपनी से ही, अब खरीदेंगे नहीं तो बनाएंगे क्यों उन लोग? तो खरीदेंगे तो उनको पैसा जाता है, ये पैसा फिर वो टैक्स के रूप में उधर पटाती है। बदले में हम लोग कंपनी में जो काम करते हैं उसको सैलरीज देती है कंपनी। ठीक है, पेंशन्स देती है, तो ये सब काम है। चलो, गुड्स हमने देखा कि जिसका मौद्रिक मूल्य हो और ग्राहक के लिए क्या हो, वो संतुष्टि का कारक हो, स्थायी अस्थायी हो सकता है। इसके हमने उदाहरण देखे, हमने मध्यवर्ती गुड्स देखा और अंतिम गुड देखा। फाइनल गुड्स किसको बोलते हैं? जो बनकर तैयार हो जाए, जो बिकने के लिए एकदम रेडी हो, उसको फाइनल गुड बोलते हैं। और जो भी निर्माण की प्रक्रिया में हो या जो स्टार्टिंग प्रक्रिया में हो, उसको क्या बोलते हैं? कच्चा माल, या इसी को मध्यवर्ती वस्तु इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। इन्फीरियर गुड्स के बारे में हमने देखा, जैसे जैसे मांग क्या होता है इसका, जब इनकम बढ़ने लगता है तो इसका मांग कम होने लगता है। जब आय बढ़ जाएगा तो आदमी कम के लिए क्यों भागेगा, फिर आदमी हेलीकॉप्टर लेने का नहीं सोचेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है इन्फीरियर गुड। उसके बाद हमने क्या देखा? वेवलेन गुड्स देखा। वेवलेन गुड्स में क्या है? जो विलासी वस्तुएं हैं, जैसे रोल्स रॉयस हो गया, हमने रोल्स रॉयस के बारे में देखा, कार के बारे में, सोना के बारे में देखा, रोलेक्स की वॉच के बारे में देखा। ये सब वेवलेन गुड्स हैं। इनका जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है ना, इनका डिमांड अपने आप बढ़ने लगता है। एक गिफेन है, गिफेन अनिवार्य वस्तुएं होती है, इसका कोई विकल्प नहीं होता, मतलब कोई सब्स्टिट्यूट इसका मौजूद नहीं होता वर्तमान में। ठीक है, सब्स्टिट्यूट नहीं होता, तो ये क्या करते हैं? मजबूरी में लेना पड़ता है, तो इसका डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस हाई हो ही जाता है। ठीक है, टमाटर के प्रोडक्शन कम है और लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि टमाटर के बिना कोई काम बनेगा नहीं, तो टमाटर के बिना काम नहीं बढ़ेगा, तो खरीदो फिर 100 रुपये किलो में। ठीक है, ठीक है, चलो।
इसके बाद हमने इकोनॉमिक डेफिनेशन देखा वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जीएनआई के आधार पर देता है, ग्रॉस नेशनल इनकम के आधार पे 4 कैटेगरी में बांटा है, चारों कैटेगरी के बारे में यहाँ मेंशन है, आप देख लेंगे। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, पैसा ही पैसे को खींचता है, पैसा आप सेविंग करेंगे इनकम से उस पैसे को आप कहीं डालेंगे, ठीक है, उस पैसे को कहीं लगाएंगे तो उससे फिर वो और पैसा बढ़ेगा और कहीं ना कहीं लोगों को फायदा होगा, तो इसी को क्या बोलेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट मार्केट वाइज हमने चर्चा कर लिया, 4 फैक्टर भूमि, मजदूर, पूंजी और उद्यमी, ये सब भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल आउटपुट रेशियो किसी वस्तुओं के निर्माण में, मतलब जब हम बल्क में वस्तु बनाते हैं, इकाई वस्तु के निर्माण में जो आएगा खर्चा, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल आउटपुट रेशियो बोलते हैं। लेकिन अब अतिरिक्त बनाना है, कोई वस्तु है उस मतलब डिमांड था 100 का, लेकिन फिर बाद में बोला कि अब 101 दो, तो भाई आप जब 100 वस्तु उसने डिमांड किया था आपसे, तो आपने बोला कि ठीक है 10 रुपये पर के हिसाब से आप 100 ले रहे हैं, तो आप कितना दे दीजिएगा, 1000 रुपये दे दीजिएगा, 10 रुपये एक टोका पड़ता है बनाने में। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि नहीं भाई मेरे को एक और चाहिए था, अब एक और चाहिए था, तो आप बोलो 10 रुपये में थोड़ी दोगे भाई, अब आप बोलोगे कि मेरे पास है नहीं, ये मेरे को बनाना पड़ेगा, अब मैं 10 रुपये में नहीं बनेगा, वो अब बन के तैयार होगा कितने में, 15 में, तो मैं आपको अब 15 में दूंगा, तो आपको अब 101 गुड्स कितने में पड़ा, 1000, 1000 का वो 100 गुड्स का, और इसके बाद 15 रुपये एक गुड्स का अलग, तो अब आपको 1015 रुपये देना पड़ेगा 101 गुड्स का। ठीक है, तो इसी को इंक्रीमेंटल रेशियो बोलते हैं कि एक अतिरिक्त वस्तु के निर्माण में जो पैसा लगता है उसी को क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो आज का यहीं तक रखेंगे। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया हो, थोड़ा समझ आया हो, क्योंकि इकोनॉमी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है तो समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो आप इसको थोड़ा बार बार देखेंगे, और भी आपके जो रिसोर्सेज होंगे, आपके जो भी रेफरेंस बुक होंगे, उनको भी आप इसको बेस बना सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।